नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे बड़े निवेश की तैयारियों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन 1 ट्रिलियन पर जुट गए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन पर पहुंचाना उनका लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स यूपी के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन फरवरी 2023 में होगा। यूपी सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री ने 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों और सचिवों को आमंत्रित किया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को भी आमंत्रण दिया गया है। इस मुद्दे पर मंगलवार को प्रवासी भारतीय केंद्र में प्रेस वार्ता करने वाले हैं, और इसके बाद अपनी टीम के साथ 20 देशों का दौरा करने की योजना भी सीएम की है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेश होगा। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव को इस आयोजन से विशेष उम्मीद नहीं है। अखिलेश क्यों मायूस हैं और योगी क्यों उत्साह से भरे हुए हैं, आज की बहस में इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या कुछ इस पर रिएक्शंस मिले हैं, सुनिए। 2023 में 10 से 12 फरवरी में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होना है, ये सरकार केवल जनता को मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए ये योजनाएं लाती है। इससे पहले 2 बार इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर बड़ा ग्लोबल हुआ, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। सरकार जो सपने दिखा रही है, मैं भगवान से मनोकामना करूंगा और सारे सपने पूरे हुए। इन्वेस्टर समिति से आए काम, लेकिन पिछली बार भी कुछ इन्वेस्टर कमेटियों के द्वारा कुछ प्रोग्राम हुए थे, उस पर कितना व्यापार आया, कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्या 5 साल का जवाब सरकार देगी? या फिर वही 4 मीडिया वालों को सेट करके 5 लोगों को बैठाल के यही बताती रहेगी कि सब इन्वेस्टर आ रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं, और उल्टे उत्तर प्रदेश सरकार का जो पैसा है वो उसके इन्वेस्टर कमेटी के नाम पर उसको बर्बाद करेगी। उत्तर प्रदेश का विपक्ष पूरी तरह से हॉस्टाइल है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस तरह से सुशासन को साकार कर रही है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही है, उसी का नतीजा है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं और निवेशक उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। तो देखिए, सरकार को काफ़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उम्मीदें हैं कि इन्वेस्टर समिट से जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आएगा, और बड़ी तादाद में जब निवेश आएगा तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो कोशिश है वो भी सपना भी साकार होता हुआ दिखाई देगा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देती हूँ जो हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। कपिश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाकी मेहमान भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनको भी शामिल करेंगे। कपिश जी, योगी जी की कोशिश, लेकिन अखिलेश जी उस कोशिश से शायद खुश नहीं है या नहीं चाहते कि जो भी हो रहा है वो होना ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सक्सेसफुल है ही नहीं। क्यों सर? देखिए, बात इतिहास को अगर उठा के देखें तो इससे पहले भी 3 बार ग्लोबल समिट हो चुकी है, और आप इस बार को देखिए कि जब पहली बार हुई तो 4.5 लाख करोड़ के एमयू सिग्नेचर हुए, उसके बाद 60,000 करोड़ रुपए के एमयू सिग्नेचर हुए, और अभी इलेक्शन के जाने से ठीक 1 माह पहले एक इन्वेस्टर समिट योगी सरकार ने कराया था जो 80,000 करोड़ रुपए का एमयू सिग्नेचर हुआ था। मैं ये चाहूंगा कि हमारी बहन साक्षी बैठी है, साक्ष्यों के साथ बैठे और वो इस एविडेंसेस को प्रस्तुत करे कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट आया और कहां कहां कौन से उद्योग स्थापित हुए। अब मैं दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इनका सब मिला करके पूरा का पूरा हेरा निकाल दे तो 70,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इनके साथ नहीं है, और वो हम प्रूव करेंगे। और आगे हम इज ऑन डूइंग बिजनेस को भी आपके सामने रखेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी रखेंगे, और मुझे अच्छा लगेगा कि सब लोग अगर अर्थशास्त्र पर ही निर्धारित हो तो ज्यादा होगा, फंटासी पे ना हो। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी,
कि देखिए, अभी जो सबमिट करने के लिए योगी जी जा रहे हैं, पूरा विदेश भ्रमण करेंगे, उस पर लागत आएगी इस देश के अंदर, तमाम खर्चे होंगे, उसके बाद तमाम सबमिटे। आपको याद होगा कि योगी सरकार से पहले मोदी जी प्रधानमंत्री भी थे और फॉरेन मिनिस्टर का भी काम कर रहे थे। उस समय मेक इन इंडिया चल रहा था, उसका शेयर चल रहा था, स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम चल रहा था, और आपने देखा कि दोनों फ्लॉप शो हो गया। यानी कि करीब करीब 1.25 लाख रुपए इनकी यात्राओं पे खर्च हुए, और देशों में अन्य जगह जा करके, कहीं मंगोल में इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए राहत बांटी, कहीं नेपाल में बांटी, अन्य जगहों पे बांटी, और उसके बावजूद इंडिया के अंदर जो है वो सबमिट नहीं हो पाई, इकोनॉमी बोल्ड नहीं हो पाई। दूसरी चीज मैं आपको कहूं, 20,000 एनआरआईज कंपनियां ने भारत से अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वापस हो ली। जहां देश के अंदर की क्राइसिस अगर आप देखिए तो एमएसएमई की 2 लाख से ज्यादा यूनिटें बंद हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जो दिखाती हैं कि बेरोजगारी किस स्तर पर है, महंगाई क्यों चरम सीमा पर है। आपका कहना है कि कुल मिलाकर जितनी भी बार इन्वेस्टर समिट हुआ है उससे कुछ भी प्रदेश को हासिल नहीं हुआ? नहीं हुआ। और मैं दूसरी भी ठीक है, कंप्लीट हो गया सर। मैं आ रही हूँ, वापस आऊंगी सर। बाकी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करा लूँ एटलीस्ट। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत रजा साहब आपका। और साथ ही हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। बहुत स्वागत सर। साक्षी सिंह दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साक्षी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हो। आप सुन ही रहे होंगे कपिश जी को, उनका कहना है कि जितने भी इन्वेस्टर समिट है उससे प्रदेश का भला तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो खर्चा हुआ उसको भी उन्होंने गिना दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वक्त मेक इन इंडिया का नारा बुलंद था। क्या कहेंगे आप, क्या बताएंगे उनको? वो तो हिसाब किताब मांग रहे हैं, बताइए क्या कुछ हुआ। आज उसी के कारण है कि 6 लार्जेस्ट इकोनॉमिक से 5वें स्थान पे जो हमारी इंडिया आई है वो उसी के बदौलत है। क्योंकि आज जो प्रदेश की, मैं देश की बात करूंगी, आज जब प्रधानमंत्री कहीं विदेशी मंच पे बोलते हैं तो बाकी देश सुनते हैं। पहले हमारी बात कहीं सुनी नहीं जाती थी, आज सब लोग सुनते हैं, और यही कारण है कि आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा है हमारा देश। बात करती हूँ मैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हमारी सपा भले ही अपने इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह होते हो, लेकिन एक राज्य तक सीमित पार्टी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। एक समय था जब इन्वेस्टमेंट समिट करने के लिए भी उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था ताकि इन्वेस्टमेंट समिट हो जाए। दंगों का प्रदेश उत्तर प्रदेश माना जाता था। यहाँ पे इतने दंगे होते थे कि कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं आता था। आज ईज ऑफ डूइंग मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं। इंडिया में आता है। कपिश जी आप बोलने नहीं देते, आप बोलना शुरू कर देते। जब आप बोल रहे थे, जितने भी आरोप लगाते हैं आप, जो भी मैंने टंकी सिर्फ लगाई है कि मेरे प्रश्नों पर भी उत्तर दे लें। तमाम प्रश्न मैंने इकोनॉमिक्स के धरातल पे उकेरे हैं। रुक जाइए ना कपिश जी, रुक जाइए, उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ था तो सुन लीजिए आप। देखिए, कोरोना काल जैसी स्थिति में भी अगर 60 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए थे, तो यही कारण है क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आना चाह रहे हैं। पहले जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसमें 4.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट समिट MOU साइन हुए थे, जिसमें से 3 लाख अभी जमीन पर है। मथुरा का आप पेप्सिको का प्लांट ले लीजिए, वहां पे कार्य कम स्टार्ट हो चुका है। रोबोटिक कंपनी है, उसने यहाँ पे अपना प्लांट के लिए अपनी जमीन खरीद ली है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए जमीन, सॉफ्टवेयर पार्क के लिए जमीन खरीद ली गई है। तो लगातार कार्य चल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो बदलाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसमें एक तो जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन्हें सुरक्षा भी दी जा रही है और उनका सहयोग भी किया जा रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी जितनी भी समस्याएं पहले आती थी, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जो भटकते रहते थे, रिकॉर्ड तोड़ समय में सारे कार्य किए जा रहे हैं। उनको जो कंप्लायंस किए जाते थे, उनकी जो पॉलिसीज थी वो सब किए जा रहे हैं। पता ही नहीं आप कहाँ कौन सी कंपनियों ने कितना इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, कपिल जी को भी दिखाइए साथ में। उसकी बात छोड़िए, ये बताइए ना कहाँ जमीन खरीदा है। ठीक है, मैं आप दोनों की बातों को लेकर रजा साहब के पास जा रही हूँ, क्योंकि पहली बात तो हमारी बहन को ये मालूम ही नहीं है कि जमीन इन कंपनियों पे लीज कर ली जाती है, वो खरीदी नहीं जाती है। सेल और लीज में बहुत अंतर होता है। ठीक है सर, रजा साहब के पास जा रही हूँ। कपिश जी प्लीज बारी का इंतजार कीजिएगा। एविडेंसेस की उम्मीद करता था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा ये था कि साक्षी। ठीक है सर, वो उनका भी अधिकार है ना कि वो क्या बताना चाह रही हैं इस डिबेट में, क्या नहीं बताना चाह रही हैं। कई बार आप लोग भी सवाल से भाग जाते हैं, आज वो जवाब दे रही हैं तो आप सुनने को तैयार नहीं है। जरा सा रुकिए,
रजा साहब से मैं समझ लेती हूँ आप लोगों की बातों में कितना सत्य है और क्या वो बता रहे हैं। रजा साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की धरा को भली भांति समझते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या अभी जमीनें खरीदी जा रही हैं। अरे बॉस रुक जाइए कपिल जी, सब्र कीजिए सर, मेहरबानी सब्र कीजिए, मेरी डिबेट को यहाँ वहां मत जाने दीजिए, बढ़ा रही है। प्लीज काम डाउन सर। रजा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी सुन रहा हूँ सर बताएं, आप भली भांति जानते हैं सत्य क्या है, बताएं कितना सच है साक्षी जी की बातों में। देखिए ऐसा है, जब भी कोई सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, सरकार आने के बाद जब सरकार लोग चलाते हैं तो सरकार चलाने के लिए उनको जरूरत होती है, जो है वो धन की जरूरत होती है, तो इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो निवेश कराने की योजना रखते हैं। समाजवादी पार्टी की भी सरकार जब बनी थी तो अखिलेश यादव ने भी इन्वेस्टर समिट किया था और उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगाने के लिए बहुत तेजी से काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कितना परसेंट आया कितने ने, तो कपिल जी बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, वो बता देंगे कि भाई समाजवादी पार्टी ने भी इन्वेस्टमेंट सबमिट किया था। एक एक उद्योग पैसों के साथ बताऊंगा कहाँ स्थापित किया है। ठीक है सर, कपिल जी आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए, किसने क्या कहा, मैं आपके पास आऊंगी, डिटेल में आंसर कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले जब सरकार थी अखिलेश की, तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में निवेश कराने की कोशिश की और चाहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगे कि जिससे जो उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजी मिले, बाहर प्रदेशों में जाके, हरियाणा में, महाराष्ट्र में जाके वो नौकरी ना करें। तो एक योजना सरकार की अपनी रहती है और हर सरकार ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो यहाँ पर फैक्ट्री लगवाएं, हम लोगों का इन्वेस्ट कराएं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट जब होगा तो उसके बाद जो है फैक्ट्रियां लगेंगी। एक बात जो उत्तर प्रदेश सरकार में उभर के अभी आई है, और वो आई है कि साहब लगभग 15 कंट्री में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि जाएंगे, डिप्टी सीएम वगैरह जाएंगे और वहां जाके बात करेंगे। देखिए ये एक सर्वविदित है और सब इस बात को मानते भी हैं कि कोरोना काल के अंदर चीन के अंदर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, चाहे एप्पल फैक्ट्री कहीं अलग है, सामान कहीं अलग बनता है, असेंबल कहीं अलग होता है और मार्केटिंग कहीं अलग होती है, तो कई ऐसी कंपनियां बड़ी बड़ी जो है वो वहां से चीन से हटना चाहती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर एक माहौल बनाया और माहौल बनाने के बाद कोशिश किया कि भाई जो वहां से चीन से हट रही हैं उनको उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में ला करके लगाया जाए, तो उससे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का निवेश बढ़े। और उसी दृष्टिकोण से हमें लगता है कि सरकार ने ये योजना अपने दिमाग में रखी है कि हम कई देशों में जाएंगे, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, कई और कंट्री है उसमें जा रहे हैं। इतने जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, तमाम चीजें, इससे रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश को? देखिए ऐसा है, रत्ती भर नहीं कह सकते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो कोई काम करते हैं तो जो योजनाएं होती हैं, हर योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं और उन योजनाओं पे जो काम होता है कि साहब हम ये काम करना चाह रहे हैं, उस पर रूपरेखा बनती है, उस पर काम करना शुरू करते हैं। हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग उस पर फौरन रिजल्ट चाहते हैं कि बस आज ही हो जाए। अरे पारुल जी, बच्चा भी जो पैदा होता है तो फौरन नहीं बोलता है, कम से कम उसको बोलने के लिए भी समय चाहिए। मेरा पोता अखिलेश जी की सरकार में भी समिट हुआ था सर, उसका रिजल्ट अब कहीं दिख रहा है? उसको भी समय हो गया। वो तो अभी कपिल जी हमारे सीनियर, हम बताएंगे आपको, कपिल जी बताएंगे अभी कहाँ कहाँ हुआ है अच्छे तरीके से। लेकिन देखिए हर चीज में समय लगता है, ऐसा नहीं कि फौरन योजना बनी, रुपए हुए, इतने समिट में इतना निवेश हुआ, जमीन ली जाएगी, कुछ जमीन लीज पे ली जाएगी, कुछ जमीन खरीदी जाएगी और उसके बाद लगेगा। कई योजनाएं आपने आज खुद जो है इसमें बताया है, कई योजनाएं जिसमें 100 करोड़ रुपया तो खाली मीडिया और आपके चैनल्स के लोग खर्च कर रहे हैं इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है, कई करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करने की योजनाएं बनी है और वो धरातल पर आनी चाहिए। जी वाचस्पति जी क्या कहेंगे, कांग्रेस क्या कहना चाहती है इन्वेस्टर मीट को लेकर, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं हो रहा है देश के किसी स्टेट में, होता है। वाचस्पति जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ऑडियो नहीं मिल रहा है लगता है उनको, चेक कर लीजिए प्लीज। वापस साक्षी जी आपके पास, कपिल जी उसके बाद आपके पास वापस आ रही हूँ। साक्षी जी अभी रजा साहब ने बताया कि कोई भी चीज़ होने के बाद समय लगता है, लेकिन सेकंड टेन्योर है आपकी गवर्नमेंट का, इस टेन्योर में पहले टेन्योर का रिजल्ट तो जनता को दिखना ही चाहिए। देखिए ये रिजल्ट ही है कि ईज ऑफ डूइंग में सेकंड नंबर पे आ गया है। लीड्स की 2021 की रिपोर्ट है जिसमें 7 अंकों का उछाल लगा के उत्तर प्रदेश की सरकार ऊपर आई है। तो लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी जो पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे
हैं और यहाँ पे निवेश करने के लिए तैयार नहीं, यही कारण कि वो यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊंगी कि पहले यहाँ पे इतने बंदे होते थे कि कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता था। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर ये बताएंगे आपको तो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मात्र आया था सपा कार्यकाल में। यहाँ पे 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट समिट में। सेकंड में 66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था जिस समय कोरोना काल था। तो लगातार कार्य कर रही है सरकार और धरातल पे कार्य दिख रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट रेट है पहले ये जो डिटेल आप बता रहे हैं ये सारी आपके पोर्टल्स पर अवेलेबल है साक्षी जी। यही लिसन साक्षी जी, लग रही हैं, नई एमएसएमई बन रही हैं, तो लगातार उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कमी आ रही है। तो ठीक है, ये आप जो बता रही हैं साक्षी जी, आर यू गेटिंग मी? आपको मैं ऑडिबल हूँ? मुझे ये बताइए जो डिटेल्स आप बता रही हैं ये आपके गवर्नमेंट के पोर्टल्स पर अवेलेबल हैं? जी जी बिल्कुल, कपिल जी देख सकते हैं। ठीक है, तो तथ्य यहाँ पर लाकर दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो देख सकते हैं क्योंकि तथ्य पर बात आ रही है बार-बार। तथ्य नहीं, ठीक है, हाँ कपिल जी आप कहिए। अब मैं आपको कह रहा हूं, पहली बात तो ये कि हम चाहते थे कि हमारी बहन कुछ आंकड़े भी पढ़े और कोई कुछ इज ऑन डूइंग बिजनेस पे जरूर है, क्योंकि आप बिना जाने इज ऑन डूइंग बिजनेस में हम सेकंड नंबर पे आए, ये कह करके आप गुमराह करते हैं प्रदेश की जनता को, या आपको जानकारी। मैं अपनी बहन से ये जानना चाहता हूं, पहले 1 मिनट में इनको ये जवाब देंगे कि इज ऑन डूइंग बिजनेस को परिभाषित कीजिए कि ये क्या चीज है जो मानक स्थापित करता हो, क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई। देखिए पहले 12वें नंबर पे उत्तर प्रदेश आता था, आप दूसरे नंबर पर परिभाषा कीजिए। अरे सर प्रोफेसर मत बनिए ना कपिल जी, कि नहीं मेरे सवाल का मुझे परिभाषा बताइए। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, गुमराह नहीं करना चाहिए। बात प्रोफेसर बनने की सबको पता है इज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। एक बात आप बता दें, आप एंकर है ना, व्यापार की सहूलियतों के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो प्रदेश में होना। सर आप प्रोफेसर मत बनिए कपिल जी, कोई गुमराह नहीं कर रहा, जनता समझदार है, दर्शक समझदार है, वो पढ़ा लिखा दर्शक है जो आपको देख रहा है। कोई बोध नहीं कर रहा था, वो आंकड़े दे रही है, आप सुन नहीं रहे आंकड़े, आंकड़े बताए ना उन्होंने। कोशिश कीजिए, और जानकारी अगर है तो कम से कम आप प्रदेश की जनता को गुमराह मत कीजिए। ये इज ऑन डूइंग बिजनेस, सुन तो लीजिए इज ऑन डूइंग बिजनेस इस बात का बोध नहीं कराता है। अरे सुन लो, जानकारी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं लेना चाहते मत लीजिए, गुमराह मत कीजिए। इज ऑन डूइंग बिजनेस सिर्फ ये बताता है कि आपने केंद्र सरकार के द्वारा बताए गए 84 बिंदुओं पर कितने मानक में लिबर्टीज दी हैं, लेकिन वो ये कतई नहीं बताता है कि 1 रुपए का भी सबमिट आया कि नहीं आया, यानी कि केंद्र सरकार के कितने पॉइंट्स को आपने माना है और आपने एक कारपेट देने की कोशिश की है सिंगल विंडो में, इस बात की है कि आपने नियम कानून में कितना बदलाव करते हुए इसको हल्का बनाया, एक ही जगह पे कई काम हो जाना, उसके बाद भी आपका सबमिट नहीं हुआ। मैं क्यों कह रहा हूं, रजा साहब की एक बात से मैं सहमत कि कोरोना काल के अंदर चीन से तमाम कंपनियां पलायन की, लेकिन वो सारी चीन की कंपनियां बांग्लादेश तो चली गई लेकिन इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी विफलता है भारत सरकार, और इस बात को मान लेना है। और मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं, इस समय आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 1,20,000 से ज्यादा एसएमईज केवल इस वजह से कि सरकार ने उनको लिबर्टीज नहीं दी, उनकी ईएमआई नहीं चुकी, और इस वजह से उन्हें बंद करनी पड़ी। आप बाहर से इन्वेस्टर सबमिट करा करके बाहर से पैसा ला करके लगाओगे भी तो मान अगर जनरेट नहीं होगी, आज भी आपका उद्योग 50% से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि 100% हमारे उद्योग दे ही नहीं रहे, वो 50% ही, क्योंकि मांग नहीं है, और मांग तब पैदा होगी जब लोगों के हाथ में क्रय शक्ति होगी, और लोगों के हाथ में क्रय शक्ति कब होगी, जब बेरोजगारी दूर होगी और साथ ही साथ महंगाई को आप कमांड कर लेंगे, मुद्रास्फीति की दर 4% के आसपास आ जाएगी, 2% से 4% के बीच में, क्योंकि दाल में नमक की तरह मुद्रास्फीति होती है। बास्केट ऑफ कमोडिटीज हमको बताने की जरूरत अगर आप कहोगे तो हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, लेकिन हम देश के साथ आपको धोखा नहीं करने देंगे। आज पेट में दर्द हो रहा है और आप पैरासीटामोल दे रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है कि लोगों के क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए, और देश के अंदर जितनी एमएसएमई है वहां भी आपका रोजगार है, वहां भी रोजगार है। एक रोजगार देश की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए है, और दूसरा आप जो ला रहे हैं कपिल जी जवाब सुन लीजिए, जवाब दे रही है आपकी बातों का। इंडिया
मेक इन इंडिया इज फ्रॉड इन इंडिया। इस वाला प्रदेश मन के उभरा है। इसके अलावा जो अभी ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन हमने सुविधाएं दी है या वन पोर्टल जो बना के हमने वन विंडो पोर्टल बना के दिया है, तो मैं उसके उससे इन्वेस्टमेंट आई नहीं। मित्र के तहत हमने लगभग 349 फैसिलिटीज ऑनलाइन जनता को, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको दी है। अरे उससे इन्वेस्टमेंट नहीं आई। बता रही हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही मतलब बता रही हूँ क्या क्या सहूलियत दिया और पहले क्या क्या समस्याएं आती थी। पहले लगभग 40 डिपार्टमेंट। और उससे फायदा क्या है? आपकी सारी सहूलियत धरी की धरी रह गई। कोरोना काल में सारा बिजनेस आपका जो है वो बांग्लादेश लेकर के चला गया। शर्म आती है कि नहीं आती है भाजपा को? आसानी से जीडीपी उसकी 4+ में है। इनकी थ्योरी बता चाइना जो पीड़ित था उसकी जीडीपी 7% पे है। बता रही हूँ, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट समीक्षा हुआ था तो उत्तर तब कोरोना नहीं आया था। अरे हद है आपकी भाई। ठीक है वाचस्पति जी को एक सेकंड सर, वाचस्पति जी को अभी तक हमने बोलने का मौका नहीं दिया है, कुछ इश्यूज आ रहे थे नेटवर्क के भी। वाचस्पति जी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, इन्वेस्टर समिट जो होने जा रही है नेक्स्ट डेज में उत्तर प्रदेश में, क्या कहिएगा सर? ये जितने इन्वेस्टर समिट चाहे योगी आदित्यनाथ जी की हो या फिर अखिलेश जी की भी हो, ये दिवास्वप्न है, आंखों में धूल झोंकने के समान है। मैं उनके गृह जनपद से मैं आता हूँ, वहां पर एकमात्र स्पिनिंग मिल थी उनकी सरकार में, वो चली गई। हैंडलूम इटावा का कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार देता था, जिसमें अंसारी भाई हुआ करते थे। वो सारा हैंडलूम खत्म हो गया, सब पावरलूम पे शिफ्ट हो गया। पावरलूम की मशीनें लोहे के कूड़े के भाव से बेची जा रही हैं और उस स्पिनिंग मिल को इसी सपा सरकार ने बेच डाला। जहां तक इस योगी आदित्यनाथ जी की 2 समिट की बात है, अब आप मजे की बात देखिए कि इन दोनों सरकारों में वित्तीय संस्थान कौन हुआ करते थे? यूपीएसआईडीसी, पिकअप और इसके अलावा और अन्य संस्थान, वो सारे के सारे खत्म हो गए। इंडस्ट्रियल एस्टेट देख लीजिए, कानपुर का देख लीजिए, उरई का देख लीजिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट सारे हवा हो गए। पता ही चल रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट वहां हुआ करते थे, जानवर आवारा वहां पे घूम रहे हैं। जहां तक हैंडलूम की, पावरलूम और मैनचेस्टर आप कानपुर की बात कर रहे हैं, वहां देख लीजिए सारी कॉटन मिलें बंद हो गई। एक और आपको उदाहरण बड़ा अप्रतिम देना चाहता हूं कि इन्होंने पिछली बार कहा कि 5,642.30 करोड़ रुपया आईटी सेक्टर में निवेशित हुआ, जिसमें 43,780 लोग काम पर आए, यानी उनको काम मिला। उसके हिसाब से अगर हम अनुपात निकाल लें कि एक व्यक्ति की आय कितनी हुई, तो आप गूगल में आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा, वो आ रही है 1,28,87,163 रुपया एक व्यक्ति की आय हो रही है। क्या ये संभव है? कोई मान सकता है इस बात को? अगर ये होता, इसके बाद आप ये बताइए कि अन्य संस्थान जैसे इन्होंने दिखाया कि ठीक है रजा साहब जी क्या कहेंगे सर, कितना आरोपों में दम है? अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी, उनके क्षेत्र में हालात बड़े खराब हैं, जो अभी वाचस्पति जी आरोप लगा रहे हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं हकीकत उससे बहुत इतर है। देखिए, ऐसा है, लोगों को कहना और करना ये जरा से फर्क होता है। आप देखिए, इन्वेस्टर समिट जो 2018 में हुआ था, इसमें यूपी में 4.28 लाख करोड़ रुपए की एमयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। इन्वेस्टर समिट से भारी औद्योगिक निवेश आया, जिसमें जापान, नीदरलैंड, मॉरिशस, चेक गणराज्य, थाईलैंड और चेकोस्लोवाकिया ने शीर्ष भारतीय उद्योगपतियों और प्रतिनिधियों ने शिरकत की। और इसमें मवरिक एंटरप्राइजेस ने इन्वेस्टर समिट के 5 महीनों के भीतर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की 81 परियोजनाएं हेतु निवेश प्रस्ताव दिया। मुकेश अंबानी ने 10,000 करोड़ रुपए, गौतम अडानी ने 35,000 करोड़ रुपए और आदित्य बिरला ने 25,000 करोड़ रुपए जैसे जाने माने उद्योग द्वारा अगले कुछ वर्षों में राज्य में 98,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को तेजी से दिए गए। और आप ये देखिए, जो प्रस्ताव दिए गए, जो किए गए कृषि के क्षेत्र में, आप समझिए उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 55 कंपनियां उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में भूमि किसका आंकड़ा पढ़ रहे हैं राजा साहब?
उत्तर प्रदेश में कंपनियों के निवेश के लिए रुचि दिखाने पढ़ रहे पहले के ये बता दीजिए। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास ये किताब है, मैं नहीं, ये कौन सा आंकड़ा पढ़ रहे बताइए ना। उत्तर प्रदेश मेरे पास समय कम है, प्रदेश में माफी के साथ मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। रजा साहब बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन रजा साहब मुझे भी आपसे परमिशन लेनी होगी, टाइम थोड़ा सा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां मिशन 1 ट्रिलियन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ गए। अर्थव्यवस्था को किस तरह से बूस्टअप मिले, निवेश को किस तरह से लाया जाए, और इसके लिए इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टर समिट होने से पहले ही, उसके पहले सियासत शुरू हो गई है। आंकड़े मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, तथ्यों की बात भी की जा रही है, और इसी के साथ आंकड़ों के साथ तमाम चीजों को रखने के बावजूद भी ये प्रश्न आ रहा है कि बेरोजगारी दर क्यों नहीं नीचे जा रही है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।